ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का गेस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए है। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को ट्वेल्थ का और 10th का PDF लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गद्य खंड के लेखक का नाम और चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर है बातचीत, यह ललित निबंध है और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु युग का है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, यह कहानी है। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद युग। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, यह भाषण है और इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण लोकनायक बाउल। फोर्थ चैप्टर है अर्धनारीश्वर, यह निबंध है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, छायावादी तथा राष्ट्र कवि। 5 चैप्टर है रोज, यह कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और गेय का नाटककार तथा उपन्यासकार। 6 चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, यह निबंध है। यह भगत सिंह के लेखक है, क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी तथा विचारक। 7 चैप्टर है ओ सदानीरा, यह कहानी है। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, यह नाटककार तथा निबंधकार है। 8 चैप्टर है सिपाही की माँ एकांकी है। इसके लेखक है मोहन राकेश, साहित्यकार तथा कहानीकार। 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है, यह इसके लेखक है नामोशी, व्यंग्यकार तथा नाटककार है। 10 चैप्टर है जूठन, यह ललित आत्मकथा है। इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, आलोचक तथा व्यंग्यकार है। 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह डायरी है और इसके लेखक है मलयज भरत जी श्रीवास्तव, आलोचक तथा नवीन कविता के कवि हैं। 12 चैप्टर है तिरिच, यह कहानी है। इसके लेखक है उदय प्रकाश, यह कहानीकार तथा निबंधकार हैं। 13 चैप्टर है शिक्षा, यह संभाषण है। इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, विश्व शिक्षक लिटरेचर। आगे है काव्य खंड और कवि का नाम। काव्य खंड और कवि का नाम। पहला चैप्टर है करबक, इसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम के पीर कवि है। और दूसरा चैप्टर है पद, इसके कवि है सूरदास, कृष्णाश्रयी तथा अष्टछाप। तीसरा चैप्टर है पद, इसके कवि है तुलसीदास, समन्वयवादी कवि रामबोल रामश्रयी। 4 चैप्टर है छपय, इसके कवि है नाभादास, राम भक्त तथा तुलसीदास के समकालीन। 5 चैप्टर है कवित, इसके कवि है भूषण और वीर रस, रीतिकाल तथा रीतिबद्ध। 6 चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, इसके कवि है जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि तथा शिक्षा 8वीं तक। 7 चैप्टर है पुत्र वियोग, इसके यह शोक गीत है। इसके कवि है सुभद्रा कुमारी, कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, शिक्षक 9वीं तक तथा मृत्यु 1948 कार दुर्घटना में हुई। 8 चैप्टर है उषा, यह प्रकृति कविता है। इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि तथा प्राकृतिक कवि। 9 चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, इसके कवि है गजानंद माधव मुक्तिबोध, 20वीं शताब्दी के कवि तथा पत्रकार। 10 चैप्टर है अधिनायक, यह व्यंग्यात्मक कथा है। इसके कवि है रघुवीर सहाय, व्यंग्यकार तथा निबंधकार। 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटी को, आत्मवार्तालाप है। विनोद कुमार शुक्ल, इसके कवि है समकालीन कथाकार तथा उपन्यासकार। 12 चैप्टर है हार जीत, यह गद्य कविता है। इसके कवि है अशोक वाजपेयी, समकालीन कथाकार तथा उपन्यासकार। 13 चैप्टर है गांव का घर, ज्ञानेन्द्रपति, इसके कवि समकालीन कवि तथा प्रेमचंद्र विचारधारा। खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब पहला क्वेश्चन है स्नेहमग्न शब्द कौन समास है? इसका आंसर है तत्पुरुष समास। दूसरा क्वेश्चन है विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी विक्रम प्लस आदित्य। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर सी है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन है घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है? इसका आंसर ए जातिवाचक। 5 नंबर क्वेश्चन है उनायक शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है सी उत प्लस नायक। 6 नंबर क्वेश्चन है नदी शब्द है, इसका आंसर है ए स्त्रीलिंग। 7 नंबर क्वेश्चन है श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? इसका आंसर है कर्ता कारक। 8 नंबर क्वेश्चन है
अनुराग शब्द का विलोम होगा, इसका आंसर है विराग। 9 नंबर क्वेश्चन है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है सी यथा प्लस अर्थ। 10 नंबर क्वेश्चन है पदबंध के कितने प्रकार है, इसका आंसर है 5। 11 नंबर क्वेश्चन है मोर शब्द का पर्यायवाची है, इसका आंसर है ए सारंग। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, इसका आंसर है स्त्रीलिंग है। 13 नंबर क्वेश्चन है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है, इसका आंसर है सी 3। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से चले जा वाक्य है, इसका आंसर है बी आज्ञाबोधक। 15 नंबर क्वेश्चन है अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है अपनी हानि आप करना। 16 नंबर क्वेश्चन है बालक शब्द से प्रत्यय, इसका आंसर है ए का। 17 नंबर है बदनाम शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है डी बद। 18 नंबर क्वेश्चन है रात हुई और तारे निकले वाक्य है, इसका आंसर है सी संयुक्त वाक्य। 19 नंबर क्वेश्चन है महात्मा शब्द कौन समास है, इसका आंसर है बी कर्मधारय समास। 20 नंबर क्वेश्चन है इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है, इसका आंसर है ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 21 नंबर क्वेश्चन है नववधु शब्द कौन समास है, इसका आंसर है ए कर्मधारय समास। 22 नंबर है मैदान शब्द का विशेषण है, इसका आंसर है सी मैदानी। 23 नंबर क्वेश्चन है पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, इसका आंसर है बी पठनीय। 24 नंबर क्वेश्चन है भला शब्द कौन विशेषण है, इसका आंसर है सी गुणवाचक विशेषण। 25 नंबर है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ए बी प्लस आकुल। 26 नंबर क्वेश्चन है विशेष शब्द का विलोम है, इसका आंसर है सी सामान्य। 27 नंबर है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका आंसर है डी जोर की भूख लगना। 28 नंबर क्वेश्चन है फैसला शब्द है, इसका आंसर है बी विदेशज। 29 नंबर क्वेश्चन है जिसे भय नहीं है का एक शब्द है, इसका आंसर है सी निर्भीक। 30 नंबर है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर है बी 2। 31 नंबर क्वेश्चन है जिसका रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं, इसका आंसर है डी सर्वनाम। 32 नंबर क्वेश्चन है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है समूहवाचक। 33 नंबर है अज्ञान शब्द कौन समास है, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, सर्वनाम है, इसका आंसर है सी संबंधवाचक सर्वनाम। 35 नंबर है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, इसका आंसर है सी कोप। 36 नंबर क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर है ए तलु। 37 नंबर इनमें शुद्ध शब्द है, इसका आंसर है सी राजपथ। 38 नंबर क्वेश्चन है संसार शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी सम प्लस सार। 39 नंबर है दल शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है सी समूहवाचक संज्ञा। 40 नंबर क्वेश्चन है रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें, इसका आंसर है बी पुल्लिंग है। 41 नंबर है चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है, इसका आंसर है अपदान कारक का। 42 नंबर है सुगम शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है बी सु। 43 नंबर है भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर है का। 44 नंबर क्वेश्चन है राज दरबार शब्द कौन समास है, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। 45 नंबर है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, इसका आंसर है मिश्र वाक्य। 46 नंबर क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची है, इसका आंसर है डी अनल। 47 नंबर है आयात शब्द का विलोम है, इसका आंसर है डी निर्यात। 48 नंबर अगला क्वेश्चन है जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है, इसका आंसर है सी अतिथि। 49 नंबर है बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है निराधार करना। 50 नंबर है विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर है ए 4 भेद होते हैं। 51 नंबर है दिगंबर का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है दिक प्लस अंबर। 52 नंबर है अंश का अर्थ है, इसका आंसर है बी हिस्सा। 53 नंबर है आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है कपटी मित्र। 54 नंबर क्वेश्चन है गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है ए पिछली बातें याद करना। 55 नंबर क्वेश्चन है अकाल शब्द का विशेषण है, इसका आंसर है बी सुकाल। 56 नंबर पूजा शब्द का विशेषण है, इसका आंसर है पुण्य। 57 नंबर क्वेश्चन है तलवार शब्द का पर्यायवाची है, इसका आंसर है बी करवाल। 58 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड शब्द का पर्यायवाची है, इसका आंसर है अग्रजन्मा।
59 नंबर क्वेश्चन है, कृति शब्द का विलोम है, इसका आंसर है सी प्रकृति। 60 नंबर है, अर्नय शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर है ए विपिन। 61 नंबर क्वेश्चन, आप शब्द कौन सर्वनाम है, इसका आंसर है ए पुरुषवाचक। 62 नंबर है, चराचर का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी चर प्लस अचर। 63 नंबर क्वेश्चन है, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है सी परम ओजस्वी। 64 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषण कौन संधि है, इसका आंसर है ए यन संधि। 65 नंबर है, गजानन कौन सा समास है, इसका आंसर है ए बहुव्रीहि। 66 नंबर, यज्ञशाला कौन समास है, इसका आंसर है सी तत्पुरुष समास। 67 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन कौन सा समास है, इसका आंसर है ए द्वंद्व समास। 68 नंबर है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है बी समाप्त होना। 69 नंबर क्वेश्चन है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है ए खुशामद करना। 70 नंबर क्वेश्चन है, चक्रपाणी कौन सा समास है, इसका आंसर है ए बहुव्रीहि। 71 नंबर है, कमल नयन कौन सा समास है, इसका आंसर है सी क्रमधारय। 72 नंबर है, प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसका आंसर है सी अपदान। 73 नंबर है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी जगत प्लस नाथ। 74 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी पो प्लस इत्र। 75 नंबर है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है उत प्लस श्वास। 76 नंबर क्वेश्चन है, वंडमय का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ए वाक प्लस मय। 77 नंबर है, उत्कर्ष का विलोम है, इसका आंसर है बी अवकर्ष। 78 नंबर है, नयन का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ने प्लस अन, इसका आंसर बी है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची है, इसका आंसर है बी बेटा। 80 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची है, इसका आंसर है ए पाषाण। 81 नंबर क्वेश्चन है, नर का विपरीतार्थक है, इसका आंसर है डी नारी। 82 नंबर है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, इसका आंसर है सी विधुर। 83 नंबर है, कान देना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर सी है ध्यान देना। 84 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का विशेषण है, इसका आंसर है बी हार्दिक। 85 नंबर क्वेश्चन है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर है बी का। 86 नंबर क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी इति प्लस आदि। 87 नंबर क्वेश्चन है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ए परम प्लस अर्थ। 89 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है बी विद्या प्लस अर्थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा, इसका आंसर है सी सुगम। 91 नंबर क्वेश्चन है, आरोही शब्द का विलोम होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, विराग शब्द का विलोम होगा, इसका आंसर है बी अनुराग। 93 नंबर है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है सी प्रिया होना। 94 नंबर है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है बी चतुर होना। 95 नंबर क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है बी प्रसन्नता व्यक्त करना। 96 नंबर क्वेश्चन है, नगर शब्द का विशेषण होगा, इसका आंसर है बी नागरिक। अगला है 97 नंबर, रंग शब्द का विशेषण होगा, इसका आंसर है सी रंगीन। 98 नंबर है, पत्थर शब्द का विशेषण होगा, इसका आंसर है बी पथरीला। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत शब्द का विशेषण होगा, इसका आंसर है ए भारतीय। 100 नंबर क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द कौन समास है, इसका आंसर है क्रमधारय समास। 101 नंबर क्वेश्चन है, जीव जंतु शब्द कौन समास है, इसका आंसर है डी द्वंद्व समास। 102 नंबर क्वेश्चन है, भरपेट शब्द कौन समास है, इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। 103 नंबर है, चीरीमार शब्द कौन समास है, इसका आंसर है सी तत्पुरुष समास। 104 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन सा लिंग है, इसका आंसर है बी स्त्रीलिंग। 105 नंबर है, जल शब्द कौन लिंग है, इसका आंसर है पुल्लिंग। 106 नंबर क्वेश्चन है, दल शब्द कौन लिंग है, इसका आंसर है बी स्त्रीलिंग। 107 नंबर है, रुमाल शब्द कौन लिंग है, इसका आंसर है पुल्लिंग। 108 नंबर क्वेश्चन है, उपवन शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है बी उप। 109 नंबर है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है सु। 110 नंबर क्वेश्चन है, ईमान शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है ई। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर है इत। 112 नंबर है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर है ए या। 113 नंबर है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर है डी इल। 114 नंबर है, काल में कितने भेद होते हैं, इसका आंसर है 3।
115 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? इसका आंसर है 5। 116 नंबर है, हमेशा रहने वाला को एक शब्द होगा, इसका आंसर है बी शाश्वत। 117 नंबर है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला है का एक शब्द होगा, इसका आंसर है बी आस्तिक। 117 नंबर क्वेश्चन है, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? इसका आंसर है बी भाववाचक। 118 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? इसका आंसर है व्यक्तिवाचक। 119 नंबर है, 119 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर भी आपूर्ति। 120 नंबर है, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है शी, क्रोध प्रकट करना। 121 नंबर है, खून का घुट पीना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है गुस्सा पचा जाना। 122 नंबर क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है एक कठिन कार्य करना। 123 नंबर क्वेश्चन है, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है सी, साधारण काम समझना। 124 नंबर, लाजवाब शब्द कौन समास है? इसका आंसर है अभिभाव समास है। 125 नंबर है, तिरंगा शब्द कौन समास है? इसका आंसर है द्विगु समास। 126 नंबर है, चतुरानन शब्द कौन समास है? इसका आंसर है द्विगु समास। 127 नंबर क्वेश्चन है, रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? इसका आंसर है सी, तत्पुरुष समास। 128 नंबर क्वेश्चन है, उमस शब्द कौन का विलोम है? इसका आंसर है ए, ठंडक। 129 नंबर है, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है, इसका आंसर है बी, दत्तक। 130 नंबर है, ज्ञान उदय का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है सी, ज्ञान प्लस उदय। 131 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ए, पुरुष प्लस उत्तम। 132 नंबर है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है बी, 6। 133 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है सी, 8। 134 नंबर अगला है, वर्ण के कितने भेद है? इसका आंसर है ए, 2 स्वर और 11 व्यंजन, स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33। 35 नंबर क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है बी, 6। अगला है 136 नंबर, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? इसका आंसर है सी, यूरोप के काव्य कला प्रवीण द्विमंडली को। 137 नंबर है, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? इसका आंसर है ए, कीरत सिंह। 138 नंबर है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? इसका आंसर है बी, वजीरा सिंह। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है बी, जय कृष्णमूर्ति। 140 नंबर है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? इसका आंसर है बी, संडे मेल। क्वेश्चन नंबर 141, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा डी, जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 142, तिरिछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, संस्मरण में। क्वेश्चन नंबर 143, मलयज का मूल नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, भरतजी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 144, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 145, मोहन राकेश बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मदन मोहन गुगलनी। क्वेश्चन नंबर 146, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी वंशरी के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ओ सदानीरा। क्वेश्चन नंबर 147, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया वो सदानीरा कैसा निबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 148, सूरदास किस भाषा के महान कवि है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 149, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, दास्य, विनय और दयनीय भाव के। क्वेश्चन नंबर 150, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी,
तुलसीदास के। क्वेश्चन नंबर 151, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा श्री छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 152, कामायनी जय शंकर प्रसाद की कैसी कृति है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 153, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 154, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 155, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 156, युवा कवि से रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 20वीं सदी के पहले दशक में। क्वेश्चन नंबर 157, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर। क्वेश्चन नंबर, नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। क्वेश्चन नंबर 158, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, रत्नावली से। क्वेश्चन नंबर 159, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 161, लाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, माझेस के। क्वेश्चन नंबर 161, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 162, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 163, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, रोज। क्वेश्चन नंबर 164, मालती के पति का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 165, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मालती के। क्वेश्चन नंबर 166, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भुला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 167, कर्नाट वंश के राजा थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजा हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 168, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कमी किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 169, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, खस्ताहाल चरपाई। क्वेश्चन नंबर 170, जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बी जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 171, अखरावट किस कवि की रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 172, कछु खात कछु छरनी गिरावट, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पद सूरदास। क्वेश्चन नंबर 173, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1543 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 174, नाभा दास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्संग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 175, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? इसका उत्तर हो जाएगा बी, भूषण के। क्वेश्चन नंबर 176, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सरयो की रचना की? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डी, कालाधर। क्वेश्चन नंबर 177, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्वेश्चन नंबर 178, अधिनायक कैसी कविता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यंग्य कविता। क्वेश्चन नंबर 179, भीमसार कविता संग्रह किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 180, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, हारजीत। क्वेश्चन नंबर 181, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कवि और कथाकार। क्वेश्चन नंबर 182, कहा जाने वाली सड़क पर किसानों और पत्नियों का सौलाभ उमड़ पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मार्सिले जाने वाली सड़क पर। क्वेश्चन 183, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 184, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 185, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 186, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 23 सितंबर 1908, सिमरिया बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 187, दिनकर किस युग के कवि है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 188, रामधारी सिंह कौन कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्र कवि। क्वेश्चन नंबर 189, दिनकर की प्रारंभिक कृतियां 21 वर्ष की आयु में कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रणभंग 1929। क्वेश्चन नंबर 190, अर्धनारीश्वर नामक निबंध में किसके गुण का समन्वय है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पुरुष और नारी के। क्वेश्चन नंबर 191, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा डी, छात्र सहोदर 1925। क्वेश्चन नंबर 192, दिनकर अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी, नर नारी पूर्ण रूप से सम्मान। क्वेश्चन नंबर 193, दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 194, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को कौन सा मान दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 195, अर्धनारीश्वर किसका कलिपत रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, शंकर और पार्वती। क्वेश्चन नंबर 196, जिस पुरुष में निरातो नहीं वह पुरुष है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अधर्मी। क्वेश्चन नंबर 197, तिरिछ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, विषैला जंतु। इसका उत्तर हो जाएगा बी, विषैला जंतु। क्वेश्चन नंबर 198, मोहन राकेश बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मदन मोहन गुगलनी। क्वेश्चन नंबर 199, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 200, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है,
इसका उत्तर हो जाएगा डी ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 201 प्राकृत वर्णन वर्ण से संबंधित कविता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी उषा। क्वेश्चन नंबर 202 प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है, इसका उत्तर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 203 उसने कहा था का रचना वर्ष है, इसका उत्तर हो जाएगा ए 1915। क्वेश्चन नंबर 204 बड़ौ रामायण के रचयिता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 205 भूषण किस काल के कवि है, इसका उत्तर हो जाएगा ए रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 206 कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, इसका उत्तर हो जाएगा सी राजा रुद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 260 जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ए कालीराम। क्वेश्चन नंबर 208 जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए महामनीषी। क्वेश्चन नंबर 209 दामोदर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी आलोचना। क्वेश्चन नंबर 210 हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 211 चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ए गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 212 जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, इसका उत्तर हो जाएगा सी भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 213 दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसका उत्तर हो जाएगा ए संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 214 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है, इसका उत्तर हो जाएगा ए रोज। क्वेश्चन नंबर 215 केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है किस पाठ की उक्ति है, इसका उत्तर हो जाएगा सी एक लेख और एक पत्र। क्वेश्चन नंबर 216 पर परंपराशील नाटक किसने लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा ए जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 217 दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 218 जायसी के पिता कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा ए मलिक शेख ममरेज। क्वेश्चन नंबर 219 इसका आखिर कलाम के रचयिता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी जयसी। क्वेश्चन नंबर 219 आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी जयसी। क्वेश्चन नंबर 220 सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा सी महाप्रभु बुल्भाचार्य। इसका उत्तर हो जाएगा सी महाप्रभु बल्भाचार्य। क्वेश्चन नंबर 221 तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 222 भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नाभादास। क्वेश्चन नंबर 223 भूषण की भाषा कौन थी, इसका उत्तर हो जाएगा ए ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 224 चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 225 हार जीत कैसी कविता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए गढ़ कविता। खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न पहला है किसी एक पर निबंध पर लिखे। कोविड-19 कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी है। यह इस समय का सबसे बड़ी चुनौती है। वास्तव में यह सबसे भयानक परिस्थिति है जिसका सामना मानव प्राणी कर रहे हैं।
यह समस्या पहले चीन के एक शहर वुहान से प्रकट हुआ, फिर यह पूरे दुनिया के हिस्से में सर्वव्यापी हो गया। यह बहुत तेजी से फैलता है। यह मनुष्य शरीर में जाकर मनुष्य को अंदर से कमजोर कर भांति भांति के रोगों को बढ़ाता है। सर्वप्रथम यह श्वसन समस्या को विकसित करता है, फिर यह और घातक रूप लेकर हृदय, किडनी आदि विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। इस वायरस ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान ली है। कोरोना वायरस की वजह से मानवीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी उपचार की बात करें तो इसकी कोई भी दवाई अभी तक नहीं बनाई गई है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका उपचार हम जल्दी ही खोज निकालेंगे। हमें इस कोरोना वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह घातक के साथ साथ जानलेवा भी है। कोरोना से बचाव के लिए हमें हमारी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत है कि हमें दिन में 4-6 बार हाथ धोना चाहिए। बाहर जाते समय मास्क या रुमाल से अपना मुंह ढककर निकले। ज़्यादा भीड़ का हिस्सा ना बने। लोगों से करीब 6 फीट की दूरी रखें। किसी खास काम के लिए ही घर से बाहर निकले। खैर, वैक्सीन जब तक नहीं आती, हमें इन सब चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र है, जहाँ हर तरह की पुस्तकों का संग्रह होता है और सभी तरह के लोग एक साथ बैठकर अपनी मन पसंदीदा पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यह एक बेहतर माहौल उपलब्ध करता है। पढ़ने के लिए तुलना में घर के यही अपनी सेवा नगण्य मूल्य पर देती है, जिससे गरीब तथा साधारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर सफलता पा लेते हैं। इससे हमारे समाज की निरक्षरता तथा अशिक्षा दूर होती है। यह पुस्तकों की संगति और सूचनाओं से हमारे मन में ज्ञान के नए नए फूल खिलते हैं। देश विदेश की नई और पुरानी बातें सीखने को मिलती है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए पुस्तकालय में जाते हैं, पर यहाँ का मनोरंजन अध्ययन के आनंद का मनोरंजन है। यह इस प्रकार पुस्तकालय मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है और जीवन की उन्नति होती है। कंप्यूटर सबसे बड़ा विज्ञान का तोहफा है। मानव को अब हम लोग एक पल भी कल्पना नहीं कर सकते हैं बगैर इसके। यह आज तक की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। पूरी दुनिया अब इस पर चलती है। इंटरनेट के साथ इसकी उपयोगिता कईगुनी ऊंची हो गई है। इसके हर क्षेत्र में काम के बोझ को कम कर दिया है। यह शुद्ध परिणाम देता है और आश्चर्यजनक रफ्तार से काम करता है। माउस पर एक क्लिक के साथ या स्क्रीन पर एक स्पर्श के साथ हम पा लेते हैं जो हम चाहते हैं। यह हमारे लिए लगातार काम करता है बिना थके हुए। हाँ, इसे बिजली और थोड़े देखभाल की ज़रूरत होती है। अब यह बहुत महंगा भी नहीं है। इसकी उपयोगिता की तुलना में चिकित्सा विज्ञान, रेलवे और अर्थ के क्षेत्र में इसने बड़ी तादाद में इस धरती की लोगों की सेवा की है। खेल का महत्व मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है। यह जरूरी होता है मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। हमारे जीवन में यह हमारे अंदर में अनुशासन, सहयोग और कठिन परिश्रम करना विकसित करता है। बगैर इन गुणों के कोई खिलाड़ी कोई मैच नहीं जीत सकता। खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के करीब लाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सिर्फ क्रिकेट से ही जिंदा होता है। हम लोग एक दूसरे से अवगत होते हैं बड़े परियोजनाओं से, जैसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं में।
यह मनोरंजन का भी स्रोत है। जब हम अपनी पढ़ाई से थक जाते हैं, हम निकल पड़ते हैं अपने पसंदीदा खेलों पर और अपने शरीर और मस्तिष्क को मस्तिष्क को रिचार्ज करते हैं। हर देश का राष्ट्रीय खेल होता है जो जो उस देश को उसकी ऊर्जा प्रदान करता है। महंगाई। एक समय था जब लोग गया करते थे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मतलब भगवान ने सबसे उदार तोहफा हम लोगों को दिया है हमारा पेट भरने के लिए, और हम लोगों को इसका आनंद जरूर उठाना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ये दिया है। अब जहां आटा 20 रुपये प्रति किलोग्राम और दाल 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, कोई मतलब नहीं रह जाता है भगवान का गुणगान करने का। आवश्यक सामानों के बढ़ते हुए मूल्य आम आदमी को आत्मविश्वास को हिला दिए हैं। गरीब लोग तो भूखमरी से मरने की अवस्था में है। सब्जियां और फल तो अब सपना हो गया है। एक मध्यवर्गीय परिवार की भी हिम्मत नहीं होती पूछने की किसी भी चीज़ों को दाम जो हरी दिखती है। सब्जियां की दुकानों पर अगर कुछ लोग साहस दिखाते हैं तो फिर वो अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। जलती हुई एलपीजी के सामने अमीरों के लिए यह बहुत मायने नहीं रखता है। यह लोगों के हाथ में नहीं है कि वो निष्ठ पाए। डीजल के मूल्य और कृषि के मानसून पर निर्भरता का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण वातावरण का एक कैंसर जैसा रोग है। इन दिनों प्रदूषण जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है। यह हवा में, ध्वनि में, पानी में, मिट्टी में और सबसे महत्वपूर्ण राजनीति में भी पाया जाता है। लेकिन हर हाल में यह हमारे लिए हानिकारक हवा के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे को आमंत्रित किया है। आज यह समस्या वनस्पति एवं जीव प्राणियों के लिए खतरनाक हो गई है। धरती पर पूरी दुनिया इसे अब गंभीरता से ले रही है। सरकारों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कठोर नीतियां बनानी होगी। सार्वजनिक यातायात के तरीकों को सुधारना होगा। हवा में प्रदूषण को रोकना होगा। इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। जल ज़्यादा कर दूषित होता है। अनियोजित औद्योगिकरण से जहरीले पदार्थ नदियों में फेंक दिए जाते हैं। उद्योग के द्वारा सख्त नीतियाँ की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सिर्फ संगोष्ठियाँ और बैठकों के पर्याप्त नहीं होगा। बेरोजगारी यह बड़ी समस्या है और यह दिनों दिन पनपता जा रहा है। पहले की तुलना में बढ़ती हुई जनसंख्या पहला कारण होता है। बेरोजगारी की समस्या एक देश के उद्योग धंधे, व्यापार, कल कारखाने तथा अन्य चीज़ों की व्यवस्था न होने से लोग भूखे मर रहे। आजकल हत्या, लूटपाट, चोरी, अपहरण आदि इसी का दुष्परिणाम है। अच्छे पढ़े लिखे लोग इनका शिकार हैं, क्योंकि यहाँ या तो पर्याप्त व्यवस्था या शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेता है, पर पढ़े लिखे की आज बुरी हालत है। वे बेचारे क्या करें, कैसी जीवन चलाएं। सोचकर आत्महत्या करने की विवश हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण युवा आक्रोश और असंतोष ने समाज में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पैदा कर दी है। यदि सरकार इसमें सामंजस्य बैठाने में शीघ्र समाधान नहीं निकाले तो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाने की आशंका है। अतः इस समस्या में समाधान के लिए सरकार के साथ हम लोगों को आत्मीय जागरूक होकर एक साथ कार्य करना होगा। आपका प्रिय कवि या लेखक। रामधारी सिंह दिनकर को छोड़कर कोई भी मेरा
राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी विधा में वह छायावादी युग एकमात्र ऐसी कवि या लेखक थे जो अपनी ही रचना पर चिंतन या आलोचना कर एक कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध के परिणाम है। दिनकर ने काव्य के साथ काव्य पर भी कलम चलाई है। उनके गढ़ में विषय युक्त शैली विधा और गद्य रूप दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। संभवतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। वह 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित है। वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार जैसे उच्च पदों को गैरवान्वित करने वाले अनोखे कवि थे। उनके कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रणभंग, रेणुका रश्मि अस्थि, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती तथा गढ़ कृतियाँ मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर तथा संस्कृति के 4 अध्याय आदि। वह अपने प्रख्यात रचनाएं पर पुरस्कार एवं सम्मान से परिचित हैं, जैसे साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, राज्यसभा के संसद पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित। नंबर 2 है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ दिगंत भाग 2 शीर्षक बातचीत निबंध से ली गई है। उसके रचनाकार हिंदी के प्रमुख आधुनिक गद्य में से एक बालकृष्ण भट्ट है। इस निबंध को माध्यम से कवि बातचीत की महत्वता पर प्रकाश डाले। मानव जीवन में बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और व्यक्ति किसी की सुख दुख जान पहचान तथा शालीनता से परिचित होते हैं। अगर बातचीत ना हो तो मनुष्य अवाक होने के कारण एक निर्जीव के भांति पड़े रहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि आदमी के अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए बातचीत उतना ही आवश्यक है जितना कि खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है। नंबर 2 है सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 शीर्षक बातचीत निबंध से ली गई है, जिसके रचनाकार हिंदी के आधुनिक गद्य में से एक बालकृष्ण भट्ट है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु जब व्यक्ति वाचाल हो जाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी शालीनता से बातचीत करता है तो वह गुण का परिचय देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज दिशाएं भी हंसती है, हाँ उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य खंड, कविता, संगीत, शंख गीत पुत्र वियोग से ली गई है, जिसके रचनाकार राष्ट्रीय संस्कृति धारा की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कविता एक माँ की पुत्री असंभव मृत्यु होने पर उसकी दुर्दशा क्या होती है का चित्रण है। यहाँ वह एक पुत्र के प्रति प्रेम की व्यंजना का व्याख्यान करती है कि आज चारों ओर वातावरण तथा पूरे विश्व में उल्लास, खुशी तथा हर्ष के साथ दिखाई पड़ रही है, पर मैं अत्यंत दुखी हूँ। जैसे एक बच्चा खिलौना से खेलने के क्रम में यदि वह खिलौना खो जाए, लेकिन खिलौना बच्चा को फिर मिला, पर मेरा खिलौना पुत्र अब तक पास न आया। क्वेश्चन नंबर 4 है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख
पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य खंड कविता के शोक गीत पुत्र वियोग से ली गई है, जिसके रचनाकार राष्ट्रीय संस्कृति धारा की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कवित्री एक माँ की पुत्र असमय मृत्यु होने पर उसकी दुर्दशा क्या होती है का चित्रण है। यहाँ कवित्री पुत्र के प्रति माँ के लगाव सबसे आकर्षण का व्याख्यान करती हुई कहती है कि उसे सोने के लिए थपकी तथा लोरियां सुनाई और थोड़ा सा चेहरा पर उदासीन पाकर मैं उसको देख रेख में रात बिताई, बिना अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे, क्योंकि उसका खुशी ही हमारी खुशी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को ये छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति काव्य खंड कविता संगीत पुत्र वियोग से ली गई है, जिसके रचनाकार राष्ट्रीय संस्कृति धारा की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कवित्री एक माँ के पुत्र असामान्य मृत्यु होने पर उसकी दुर्दशा क्या होती है का चित्रण है। इस दोहे के माध्यम से कवियत्री उस माँ की यातना को प्रकट करते हुए हमें भैया बेटे तथा पुरुषों को सलाह देती है कि लाख कठिनाइयों के बावजूद माँ को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें खोकर वह अपने आप को नियंत्रण तथा समझाना दुर्लभ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य खंड कविता शोक गीत पुत्र वियोग से ली गई है, जिसके रचनाकार राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके कवित्री एक माँ की पुत्र असमय मृत्यु होने पर उसकी दुर्दशा क्या होती है का चित्रण है। इसे दोहे के माध्यम से कवियत्री हमें एक माँ का पुत्र के साथ अन्यान्य संबंध बताती हुई कहती है कि परिवार के सारे सदस्यगण जैसे भाई बहन पिता तथा अन्य तुम्हें भूल सकते हैं, पर दिन रात तुम्हारे चाहत रखने वाली साथी माँ जो अपने दूध पिलाकर तुम्हें सिंचा है, वह अपना मन को कैसे समझाए तथा भूल जाए, दुर्लभ है जब तक वह जीवित है। क्वेश्चन नंबर 7, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जोआही कई चाऊ। इसका उत्तर हो जाएगा यह संकलित दोहा निगद्य भाग 2 काव्य खंड करबक से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रेम के पीर कवि मलिक कुहमद जयासी है। कवि का कहना है कि एक आंख वाले किसी से कम नहीं है, यदि वह उनके किसी सच्चे रूप में प्रस्तुत करता है तो जैसे दर्पण और उनकी भावना ही निर्मल हो सकती है, और ऐसे भावना वाले व्यक्ति के मन सम्मान तथा प्रतिष्ठा को उसके भाव पकड़कर चावर से मुंह देखते हुए चाहे वह कुरूप क्यों ना हो। अतः यह दोहा हमें एक व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनी सो पुरुष जब कीर्ति जासु, फूल मरो मरो ना बोसु। इसका उत्तर हो जाएगा यह संकलित दोहा दिगंत भाग 2 काव्य खंड करबक से ली गई है, जिसके रचनाकार मध्यकालीन कवि मलिक महमूद जयासी है। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो जीवन काल के दौरान समाज के हित के लिए कर्म किए और इनको कृति से लोग उज्जवल एवं कल्याण हो, तो ऐसे यश की सराहना उस व्यक्ति को खो जाने के बाद होता है जैसे फूल पर साक्षात्कार कराया है। क्वेश्चन नंबर 9, जौ लही अम्बही डाब ना होई, तो लाही सुगंध बसाई ना सोई। इसका उत्तर हो जाएगा यह संकलित दोहा दिगंत भाग 2 काव्य खंड करबक से ली गई है, जिसके रचनाकार मध्यकालीन कवि मलिक महमूद जयासी है। यहाँ कवि अपने गुणों की ओर इशारा करते हुए संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक गुणवान नहीं बनता जब तक उस सोने की तरह उसे अलंकृत चीजों को निर्मित करने के लिए तपना ना पड़ता है।
ठीक ठैसे ही आग से सुगंधी राह निकलती है जब तक उसमें कुट फूटती हुई मंजर न आवे। अतः यह दोहा अपने 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 जीवन में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया है। क्वेश्चन नंबर 10। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनैया, जो रस नंद जसोदा बिल वेलसत सो नहीं तिहु भवनिया। इसका उत्तर हो जाएगा यह प्रस्तुत श्लोक काव्य खंड सूरसागर पद से संकलित है, जिसके रचनाकार हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक सूरदास है। इस पंक्ति के माध्यम में कवि कृष्ण के बचपन में भोजन करने की प्रक्रिया का बखान किया है कि वह चीजों को मिश्रित कर खुद नंद के गोद में बैठकर खा रहे हैं और नंद के मुंह में भी खिला रहे हैं, और इस शोभा का वर्णन अद्वितीय है का एहसास करते हुए नंद और यशोदा जो आनंद पा रहे हैं वैसे तीनों लोकों में मिलना दुर्लभ है। अतः कविता में प्रेम और भक्ति का मर्मस्पर्शी अंतधारा प्रवाहित है। क्वेश्चन नंबर 10। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधि अधाई, नमलो भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इसका उत्तर हो जाएगा यह प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड पद से ली गई है, जिसके रचनाकार हिंदी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास है। इसमें कवि अपनी बात माता जानकी के प्रति रख पुरुषोत्तम राम तक खसपे की विनती करते हैं कि हे माता, मैं अत्यंत गरीब वस्त्रहीन पापी तथा सर्वाधनों से हीन पर प्रभु राम की दास कहलाकर कीर्तन भजन एवं उनका नाम लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और प्रश्न हूँ। अतः पंक्ति ईश्वर के प्रति विश्वास तथा पर्यादा का व्याख्यान किया। इस जग में जो कुछ हो रहा है सबका कारण मात्र श्री राम है। 3 पत्र लेखन। पहला है किसी को बधाई पत्र। राजगीर 8 नालंदा दिनांक 2/2/2020। प्रिय बंधु मधु प्रणाम। जैसे ही मुझे आपका जन्मदिन का पत्र मिला मैं बहुत प्रश्न था। जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस बार भी तुम्हारा जन्मदिन हर वर्ष की तरह उल्लास और उत्साह से मनाया जाएगा। मुझे अफसोस है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण न आने की पर सभी लोगों की उपस्थिति आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। चाचा व चाची जी को मेरा प्रणाम तथा छोटे को प्यार। आपका प्रिय भाई राकेश। दूसरा, किसी को निमंत्रण आमंत्रण पत्र। राजोपुर मुंगेर दिनांक 16/9/2020। मेरे प्रिय दोस्त सुमन, मुझे आशा है कि आप बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको तहे दिल से सूचित कर रहा हूँ कि मेरी बहन की शादी 16/10/2020 को गुआऊ में होने जा रहा है। मेरे और मेरे परिवार के लिए आपका उपस्थिति अतिथियों के बीच बहुत शोभनीय है। इस अवसर पर अतः आपसे निवेदन है कि जरूर उचित स्थान एवं दिनांक को आने की कृपा करेंगे। बड़े को प्रणाम और छोटे को प्यार। आपका आज्ञाकारी मित्र राजू। तीसरा है पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। मुस्कान छात्रावास बाजार समिति पटना दिनांक 10/10/2019। पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम।
मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आशा है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। प्रभु की कृपा से आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर पाकर 85% अंक पाए हैं और अब मुझे दूसरे कक्षा में दाखिल लेना है तथा कुछ नए पुस्तकों और सामग्री खरीदनी है। अतः आपसे विनती है कि जल्द से जल्द मुझे 2000 रुपये भेजवाने की कृपा करें किसी द्वारा। धन्यवाद सब परिवार। आपका प्रिय पुत्र सुमन राज। रोल नंबर 1 वर्ग नवम। चौथा है, अपने प्रधानाचार्य को कोरोना रोकथाम के लिए शिविर लगाना हेतु अनुमति। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य किसान महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। विषय शिविर लगाने हेतु अनुमति। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लोग कोरोना रोकथाम के लिए शिविर लगाना चाहते हैं। अपने महाविद्यालय में इन दिनों यह बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बचने का उपाय जानने का क्योंकि यह खतरनाक बीमारियां में से एक है जो कई लाख लोगों का जान ले चुका है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इसके रोकथाम के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे ताकि बच्चों तथा अभिभावकों को जागरूक कर सके। आपका आज्ञाकारी छात्र अमित राज। रोल नंबर 1 वर्ग 12वीं। नगर पालिका को सफाई के लिए पत्र। पटेल नगर 08 बिहार शरीफ नालंदा। दिनांक 9 तारीख 11 महीने 2021। सेवा में श्रीमान नगर पालिका बिहार शरीफ नालंदा। विषय सफाई के लापरवाही हेतु शिकायत। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत अभियान कई वर्षों से कई महीनों से कूड़ा कचरा तथा नालियों की सफाई न हुई, जिससे बदबू आती है। वर्षा ऋतु के दौरान तो चलना भी व्यर्थ होता है। अतः आप लोगों को आप पर भरोसा है कि आप इस अनुरोध को ध्यान में रखकर इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे ताकि अन्य कमी को दूर करेंगे। हम लोग आपके इस कार्य के लिए सदा आभारी रहेंगे। आपका भरोसेमंद पटेल नगर 8। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, यानी 10 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। लहना सिंह कौन था? उत्तर, लहना सिंह एक किसान का बेटा जो एक वीर सिपाही है और खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता और अपने वादे या भरोसे की रक्षा करता है। वह नायक है जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जर्मनी के सेना को षड्यंत्र से बचाव करता है। खंडक में पड़े उकसाने से वह शत्रु पर आक्रमण बेहतर समझता है और हाँ, उसकी कृषक मानसिकता प्रकट होता है जो निकम्मेपन और अब उप से बेहतर तो लड़ते हुए जान देता समझता जान देना समझता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? इसका उत्तर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत का वह माध्यम है जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है और लोगों को आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? उत्तर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका तार्किक होना चाहिए। हमें उचित हिस्सा वार्तालाप में प्राप्त करना चाहिए। मतलब 2 लोग हो तो हमको आधा लेना चाहिए। हम लोगों को दूसरे को भी कुछ बोलने का भी मौका देना चाहिए। अकेले बोलना रहना और सोचना कि दूसरे सुन रहे हैं अच्छी आदत नहीं है। हमें बोलना बंद कर देना चाहिए। अगर दूसरे बोलने में भी भागीदारी नहीं निभाते हैं, हमें कभी कभी भी
दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नारी पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? उत्तर, नारी की पराधीनता जब मानव जाति के ने कृषि का आविष्कार किया तब प्रारंभ हुई और उनका जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? इसका उत्तर होगा, जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे वे बड़ी समझदारी तथा सहनशीलता से उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितने कि पुरुष। अतः जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वह लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको निश्चित ही देश की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। पर यह देखकर वह कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, मालती के चरित्र कहानी के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, मालती एक गृहिणी है और अपने शादी के उपरांत एक ठहरे की जिंदगी जीने को विवश हो जाती है। रोज रोज एक ही तरह का काम, दिन भर अकेली बेचैन रहना, बच्चे से तंग आना इत्यादि के कारण वह एक खूंटे में बंधे हुए पशु के समान समझाती है, जिसके कारण उसका स्वभाव लोगों के प्रति निराश रहती है और उसकी हंसी चंचलता सब कुछ चली जाती है। वह जिंदगी से उबने लगती है, यह उब ही उसे बदल देती है और वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उससे समझौता करना बेहतर समझती है। यही कारण है जिसने मालती को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? इसका उत्तर होगा, भगत सिंह का मानना है कि विद्यार्थी हमारे देश की रीढ़ है जो हर ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और उसमें किसी भी प्रकार का मनोविकार का भाव नहीं रहता है। वह लोगों के बीच जाकर उसमें जोश, उत्साह एवं संलिप्तता का अलख जगा सकता है और क्रांति के संदेश देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं, जिससे आज़ादी आएगा और तब तक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव होगा और हमारे देश प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। अतः विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? इसका उत्तर होगा, भगत सिंह की विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने शिक्षा व्यवहार के साथ अपने देश के चौमुखी विकास उन्हीं लोगों से संभव है, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनाशी मानका को लड़ाई में क्यों भेजती है? इसका उत्तर होगा, विनाशी मानका को लड़ाई में भेजती है चूंकि वह अपने माँ और बहन की इकलौती क्रमशः पुत्र एवं भाई है और इसी पर घर की सारी आशाएं तथा बहन के हाथ पीले हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? इसका उत्तर होगा, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श निम्न थे। वे शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे, अर्थात बच्चे ऐसे पुरुषों और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते थे उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान शिक्षा पद्धति के वे खौफनाक और है मानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुंडलिक जी कौन थे? इसका उत्तर होगा,
पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के एक शिक्षक थे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए गांधी जी उसे बेलगांव से बुलाए थे। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ और दबंग आवाज साथी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है डायरी क्या है? इसका उत्तर होगा डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफों, मन की बातों तथा खास दिनों को कागज पर तकाजा करते हैं, अतः डायरी मन का द्वार है। क्वेश्चन नंबर 14 है धोगर्स भाब्द का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा धोगट शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भारे का मजदूर। यह एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार को छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां के औरव, मुंडा, लोहर आदि के वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हृदय की बात का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा हृदय की बात का कार्य कवि की दृष्टि से विशिष्ट है। जब व्यक्ति कोलाहल, अशांति तथा विचारों से उथल पुथल में हो तब यह बात उनके मस्तिष्क को शांति तथा आराम पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवन क्या है? इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है? इसका उत्तर होगा जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है, ध्यान है और धर्म भी है। लेखक ने इसका परिचय एक उदाहरण में कि हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उद्योग ढूंढ सकते हैं, शादी पर परिवार वसा लेते हैं और इसी में अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उषा का जादू कैसा है? इसका उत्तर होगा उषा का जादू यह बिल्कुल नीले शंख राख से लिपे हुए गीले चौके, काली पत्थर जो लाल केसर से धुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट तथा जल में झिलमिलाती गोरी कोई काया खड़ी है आदि के समान लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावित लगी और क्यों? इसका उत्तर होगा 10 मई 1978 की डायरी मुझे सबसे प्रभावित लगी क्योंकि इसमें लेखक ने सुझाया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी नहीं, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है जहां धरती गर्मी की प्रचंडता के कारण सभी का जीवन व्याकुल करता है तो वहीं बरसात से हमारी धरती हरा भरा पक्षियों, जानवर तथा मनुष्य निर्मलता प्रकट होती है, इसलिए बरसात को सरस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? इसका उत्तर होगा उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं क्योंकि उनमें युद्ध जीतने की खुशी है। क्वेश्चन नंबर 21 है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? इसका उत्तर होगा शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है क्योंकि जिस प्रकार शक्तिशाली भरी भरकम हाथी जैसे जानवर सिंह का शिकार हो जाता उनके चुस्ती फुर्ती तथा मस्तिष्क से, वैसे ही शिवाजी अपने चुस्ती फुर्ती तथा मस्तिष्क से अन्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है
छात्रसाल की तलवार कैसी है? इसका उत्तर होगा छात्रसाल की तलवार प्रलय सूर्य की तेज किरण रवि किरणें तथा दुश्मनों के गले में तेज गति से नागिन के समान अन्य घटनाओं से मुक्ति दिला देने वाली जैसी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा जन जन का चेहरा एक कविता से कवि का तात्पर्य है कि जनता की भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली भिन्न भिन्न देशों का भिन्न हो सकती है, पर उनके चेहरों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात उसके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा एवं निराशा तथा प्रकाश एवं अंधेरा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? इसका उत्तर होगा पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है कि आज गांव छूट जाने के कारण नव पूंजीवाद का शासन होता है और लोग समस्या से मुक्ति का ही समाधान नहीं पाता है, जिससे समाज की परिस्थितियां बदल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? इसका उत्तर होगा कवि कहते हैं बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य जनता की ताकत है, जिससे किसी प्रकार की समस्या से आज निजात पा सकते हैं। जैसे एक एक तिल्ली को संग्रह कर झाड़ू बनाते हैं जो हमारे घर के आसपास तथा अंदर का कचरा से निजात दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरचंद्रा कौन है? उनकी क्या पहचान है? इसका उत्तर होगा हरचंद्रा एक आम आदमी है जो बेचारा फटी कुटी वस्त्र पहनकर अपने हालात के विपरीत औपचारिकतावश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्वेश्चन आंसर 27 है, अधिनायक कौन है? उसकी क्या पहचान है? इसका उत्तर होगा हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग ही अधिनायक है और उसकी राजसी ठाठ बाट भड़कील रोब दाब जलसे में शिरकत करना उसकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा एकांकी 1 नंबर, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का चित्रण किया जाता है। 2 नंबर, एकांकी में एक अंक होते हैं। 3 नंबर, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। उदाहरण सिपाही की माँ, मेरी बांसुरी, भोर का तारा। नाटक 1 नंबर, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। 2 नंबर, नाटक में अनेक अंक होते हैं। 3 नंबर, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण पद्मावती, इंद्रसभा, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहानी और उपन्यास में अंतर है। इसका उत्तर होगा कहानी। 1 नंबर, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। 2, इसका आकार लघु होता है। 3, इसमें जीवन की वास्तविक कथा होती है। उदाहरण उसने कहा था रोज तिरछी। उपन्यास 1 नंबर, उपन्यास में किसी के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। 2 नंबर, इसका आकार दीर्घ होता है। 3 नंबर, इसमें जीवन की काल्पनिक कथा होती है। उदाहरण गोदान, अंतराल, रहस्य कथा। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 1 नंबर, शिक्षा का संरोध। शिक्षा एक संभाषण है जो 20वीं सदी में महान भारतीय शिक्षामनीषी तथा दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखित है। इसमें वह शिक्षा के महत्वता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि शिक्षा मनुष्य का मुख्य औजार है जो उसे पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और विकास संभव है। उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए, बल्कि
बनाए नहीं बल्कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करती है। एक सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापक देती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से भी उबारती है। यह हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भी कुंठित हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षी दब कर रह जाती है, मंदा शक्ति दब जाती है। मेधा शक्ति शिक्षा का अभिन्न अंग है, जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में हम स्वतंत्रता के सोचते हैं, ताकि हम लोग सत्य की वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सके तथा समृद्ध देश, परिवार तथा समाज भी हो सके। शिक्षा हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रूर तथा संदेह की भावना से मुक्त कर सृजनशील जीवन बनाने में मदद करती है। अतः लेखक का कहना है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिससे लोगों के अंदर समावेश को दूर करती है। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व उतना ही है जितना भोजन, जल जिंदा रहने के लिए। 2 नंबर, अर्धनारीश्वर सरोस। अर्धनारीश्वर निबंध हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। यह निबंध केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और पर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात पर भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। दिनकर जी का मानना है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। मतलब कि नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। यह कहकर कवि प्राचीन काल में स्वतंत्र का याद दिलाता है, पर उन्हें यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। वह रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र तथा प्रसाद के चिंतन से अति दुखी है कि जब ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्वादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, तो यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समझकर उसका उपभोग करता रहा, जो हीनता है न कि महानता। क्योंकि नर और नारी ए द्रव्य की दली तो प्रतिभाएं हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का कर्म क्षेत्र है। अतः निबंध हमें यह संकेत देता है कि हम लोग भगवान के बच्चे हैं और एक जाति है। 3 नंबर, संपूर्ण क्रांति का सारोस। संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई है। यहाँ वह बोलते हैं, अपने ताकि महापुरुषों के सपने के बारे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का वे चाहते हैं कि यह देश अराजकता, भ्रष्टाचार तथा अन्य मतभेद से आजाद हो जाए। यहाँ वे विनती करते हैं अपने श्रोताओं, खासकर छात्रों से शांति बनाए रखने और अपने आंदोलन के सम्मान के साथ जारी रखने के लिए वे याद दिलाते हैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भी, मैं अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज 27
28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है, भूखी है, महंगाई है, गुलामी की शिक्षा, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं लोगों का निकलता बगैर रिश्वत दिए, तो जनता एवं छात्रों को एक और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने कार होगा। साथ ही साथ छोटे बड़े प्रशासन, घुसखोर बड़े किसानों ने जो बेईमानी, बंदोबस्ती अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। बातचीत सारांश। आधुनिक हिंदी उद्यत के प्रमुख निबंधकारों में से एक है बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने बनबंध बातचीत लिखा है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल उपकार में से एक है वाक शक्ति, जो हमें किसी अन्य प्राणियों से अलग का आभास कराता है। बातचीत के विभिन्न तरीके हैं, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बात करता हुआ उसका आनंद ले सकता है। लेखक ने इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का मत दिया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि बात जब एक दूसरे में होते हैं तभी अपना गुण दोष प्रकट होता है, और बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। वह यह भी सुझाए है कि मनुष्य को अपनी जीवा पर काबू रखकर बात करना चाहिए, जिससे शाखें पैदा हो और उसे अपने जीवन में सुख, आनंद तथा मोक्ष की अनुभूति हो, यानी उसे कोई दुख विषाद न झेलना पड़े। बात दिलबहलाव तो है ही, उत्तम बात अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम भी, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय हो सकता है। अतः यह सच है कि जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उतना ही अत्यंत आवश्यकता है। 5 नंबर, अधिनायक का सारांश। अधिनायक एक व्यंग्य कविता है जो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, जिसके रचनाकार सामाजिक, राजनीतिक तथा कर्मठ व्यंग्यकार रघुवीर सहाय है। यहाँ कवि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष किया है। राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द को प्रस्तुत कर कि आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। शासन वर्ग अपने भड़कीले रोब दाब के साथ ब्रह्मांड कर जनता को ही डराता है और अपना गुणवत्ता कराता है। चारों ओर कोई दिशा नहीं बची हुई है जहां से भूख शोषण के चक्र चला रहे, वह डरे हैं, पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बंदोबस्ती नहीं है। अतः कविता में एक आम आदमी की आशा, आकांक्षा, पीड़ा, विषाद, राग विराग को अभिव्यक्त करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे का सारांश। प्यारे नन्हे बेटे को कविता राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है, जिसमें वह अपने प्यारे पुत्र को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बेटियों से सवाल जवाब करते हुए कि बताओ कहाँ लोहा है, इस उम्मीद में कि वह अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देगी, और बताती है चिमटा, कलछुल, कढ़ाई, जंजीर, दरवाजे के कुंडी, कब्जे तथा दरवाजे में धंसे हुए पेंच आदि में लोहा है। फिर कुछ देर बाद याद कर वह बताएगी कि दोनों खंभों पर बंधी हुई एक तार, जिस पर अपने भैया
का वस्त्र सूख रहा है और सेफ्टी पिन साइकिल में भी लगा होगा। इस तरह वह अपने गुण प्रकट करेगी और कुछ हम और पत्नी उसे कुछ उदाहरण देकर कि कुंदाली वसुआ घंटी के अंदर बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बाल्टी तथा कुएं में लगी घिरी सब आदि में लोहे जिसके बदौलत टिकी हुई है। मतलब कवि का अर्थ है कि लोहा क्रम का प्रतीक है जो एक गृहस्थी में सर्वव्यापक है। उसी प्रकार हर वो व्यक्ति जो मेहनती तथा कर्मठ उस लोहे की तरह समाज के हर क्षेत्र में सर्वव्यापक है और जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है, वह हमारा समाज का लोहा है। अतः कवि हम लोगों को सुझाते हैं कि यदि आप कर्म के बदौलत किसी से मुक्ति पा सकते हैं और समाज में अपना नाम रोशन करते हैं, क्योंकि सारे चमकने वाली चीजें सोना नहीं होता है। दृश्य बेहद नीला उस वक्त शंख की तरह, राख या मिट्टी से लिपे हुए चौका की तरह, और फिर वह अंधकारमय बादल पर धीरे धीरे लाल केसर या वैसा स्लेट जिस पर लाल खड़िया चाक मल दी गई है। स्नान करने के वक्त मानो झिलमिलाती गोरी कोई काया खड़ी है और जो शांति, उल्लास, भावुक तथा प्रियता महसूस होती जीवन में अतुल्य है। इस प्रकार की प्रकृति की खूबसूरती में घाव भरने की शक्ति होती है जो नया जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। पर जैसे ही सूर्योदय हो रहा है तो उसकी वह सौंदर्य या खेल समाप्त हो जाता है। गांव का घर, सनोस। गांव का घर एक ग्रामीण कविता है जो समकालीन कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित है। यहाँ कवि बचपन में गांव की संस्कृति तथा सभ्यता की तुलना आज की गांव की संस्कृति तथा सभ्यता से करते हैं तो वह अत्यंत दुखी है देखकर इन दिनों का रहन सहन। कवि यहाँ तरह तरह के उपमाओं द्वारा कहता है कि पहले घर के भीतर प्रवेश करने के पहले खांसना खड़ऊ खटकाते थे, इरोत होकर बगैर नाम लिए पुकारते थे यदि घर में कोई कन्या होती थी। पर आज ये सब खत्म। जब गांव लड़ाई झगड़ा या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पंच बनाकर इन सबों का निदान होता था, पर आज कोर्ट कचहरी तथा थाना में दाखिल होते हैं। शादी ब्याह में अधिक से अधिक तिलक, टीवी तथा सामानों की मांग होती है और पूर्ति न होने पर बहू बेटियों को जला या हत्या कर दी जाती है। और कोई समारोह तथा महोत्सव पर लोकगीत का धुन सुनाई पड़ता था, पर आज डीजे एवं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और सर्कस का दृश्य परे हो गया। बस आज गांव की संस्कृति हाथी के गंजदंत के जैसा प्रतीत होती है, पर शहर की चकाचौंध में देखता है कि यहाँ भी लोग बीमारी के कारण, अस्पताल में लड़ाई झगड़े के कारण तथा अन्य धारणा के लिए अदालत की चक्कर काट रहे हैं। अतः कवि कहते हैं इस तरह से ग्रामीण संस्कृति को चोट पहुँचता है। करबक का सारांश। करबक कविता मध्यकालीन प्रेम के वीर कवि मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा रचित है। कविता में प्रथम भाग में लेखक ने एक आंख का होने पर भी वह अपना व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया है कि जो भी उनके काव्य सुना मोहित हुआ है, चंद्रमा के समान संसार को प्रभावित किया और शुक्र नख की तरह चमकते रहे हैं। कवि रूप को महत्व न देकर गुण को महत्व देते हुए कहते हैं कि जिसमें दोष, मैल तथा खारेपन निवास करते हैं उसी में अच्छे गुण भी होते हैं।
को असफल तथा दिव्यांग से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक कच्ची कंचन धातु चमक तब तक नहीं आती जब तक कि घड़िया में मैल नहीं पड़ता। दूसरा भाग में कवि ने अपनी सृजनशील तथा कर्म के प्रति घोर विश्वास दिखलाता है कि उसने जो कथा सृष्टि की वह बड़ी मेहनत तथा हृदयाहरिषि से की है, यह समझकर कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए, क्योंकि बहुत सारे राजा रानी, राजपुरोहित तथा मंत्री जग के विदा हो गए, पर उनकी कहानी यश के रूप में रह जाता है। जैसे एक फूल पेड़ से अलग होकर नष्ट हो जाते हैं, पर उसकी सुगंध रह जाती है। अतः कविता सुझाता है कि मानव को अपनी कर्म पर ध्यान दे, न धन दौलत तथा कुल परिवार पर, क्योंकि कर्म ही पूजा है और उसे ही लोग पढ़कर 2 शब्दों में स्मरण करेगा। किसी एक का संक्षेपण। किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरने वाला साहित्य ही है, इसलिए यह सर्वतोभावेन संरक्षणीय है। सब कुछ खोकर यदि हम उसे बचाए रखेंगे तो फिर इसी के द्वारा हम सब कुछ पा भी सकते हैं। हमें इसे खोकर यदि बहुत कुछ पा भी लेंगे तो फिर उसे पा ना सकेंगे, कारण यह हमारे पूर्वजों का संचित ज्ञान वैभव है। अन्यान्य लौकिक वैभव नश्वर है, यह अविनाशी है, इसलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह अमर रहेगा। साहित्य का महत्व। साहित्य समाज का दर्पण है जो किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति का काम करता है। यह अविनाशी है, इसके बिना कुछ भी कल्पना असंभव है। कुल शब्द गद्य के 77, कुल शब्द संक्षेप के 26।